चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो, नमस्कार दोस्तों आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे BEE के बारे में, जो कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बच्चे जो सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ते हैं उनके लिए उनके सिलेबस में एक आपकी बुक दी गई है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो BEE की बुक है, इसको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के जो बच्चे हैं वो तो पढ़ते ही पढ़ते हैं, उसके साथ साथ जो सिविल इंजीनियरिंग के बच्चे हैं इनको भी पढ़ना होता है, और जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बच्चे होते हैं इनको भी पढ़ना होता है। तो यह एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बुक होती है, खास करके इलेक्ट्रिकल वाले बच्चों के लिए, क्योंकि इसका नाम है BEE यानी बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे जो कि उनके सिलेबस में ये बुक दिया गया है, यह बुक उनके लिए एक बेसिक का काम करता है। आगे वो जो भी पढ़ेंगे, जिस सेमेस्टर की भी पढ़ाई करेंगे, उनके लिए यह एकदम बेसिक की तरह काम करता है, इसलिए यह बुक आपको पढ़ना है। और आज हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे, क्या क्या सिलेबस में दिया गया है, जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सबसे पहले मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पर वैद्युत की मूलभूत अवधारणा यानी आपको बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ना है, जो कि आपके पहला चैप्टर आपको देकर रखा गया है। फिर उसके बाद डीसी परिपथ के बारे में यानी डीसी सर्किट के बारे में पढ़ना है। इसके साथ साथ बैटरी एवं सेल ये क्या होता है इसके बारे में आपको पढ़ना है। फिर उसी के बाद मैग्नेटिक परिपथ यानी मैग्नेटिक सर्किट के बारे में पढ़ना है। इसके बाद मैं आपको बताऊं तो एसी परिपथ क्या होता है इसके बारे में पढ़ना है। फिर उसके बाद आपको 3 कलीय प्रणाली यानी 3 फेज सिस्टम के बारे में पढ़ना है। यह आपके सिलेबस में यह कुल मिला जुला के 6 चैप्टर दिए गए हैं, और इन सभी चैप्टर के बारे में मैं आपको थोड़ा थोड़ा चर्चा करूंगा इस सभी टॉपिक के बारे में। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए, जो आपका पहला चैप्टर दिया गया है वैद्युत की मूलभूत अवधारणा, यानी जो हमारी वैद्युत होती है यानी जो इलेक्ट्रिसिटी होती है। आप जानते हैं कि अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा कर रहे हैं तो आपको वैद्युत के बारे में पता होना चाहिए, यानी इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पता होना चाहिए। और आप सभी को पता है कि जो हमारे घर पर जो सप्लाई आती है उसको हम लोग इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, और यह पैदा कहाँ होती है, यह हम जहाँ रहते हैं यहाँ से कई सौ किलोमीटर दूर जो हमारे जनरेटिंग स्टेशन होते हैं, जो पावर हाउस होते हैं या जो हमारे पावर प्लांट होते हैं, वहाँ पर बिजली बनाई जाती है। उसके बाद ये ट्रांसमिशन उसका करते हैं हम लोग। ट्रांसमिशन करने के बाद फिर हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, फिर उसके बाद ये हमारे घर तक सप्लाई आती है। तो इसके बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं जो हमारे लिए सहयोग करते हैं वैद्युत को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने के लिए। तो इसमें सबसे पहले आपको वैद्युत की मूलभूत अवधारणा में आपको मैं बताऊं तो सबसे पहले जो वैद्युत होती है दोस्तों, वैद्युत यह होती क्या है इसके बारे में अगर आपको जानना है, यानी वैद्युत का मतलब ये जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी होती है इसके बारे में अगर आपको जानना है तो सबसे पहले आपको पदार्थ के बारे में जानना चाहिए कि पदार्थ क्या होता है। यानी जो हमारा पदार्थ होता है, पदार्थ जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बंद करिए इसको। मैटर, पदार्थ। तो दोस्तों आप सभी लोग जानते होंगे कि पदार्थ क्या होते हैं, यानी किसी वस्तु जिसमें क्या हो, द्रव्यमान हो, जिसका कोई निश्चित आकार हो, उसे हम लोग पदार्थ कहते हैं। पदार्थ की अवस्था आप लोग पढ़े होंगे। पदार्थ की हमारी 3 अवस्था होती है। पदार्थ ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, पदार्थ द्रव अवस्था में पाए जाते हैं, पदार्थ गैस अवस्था में पाए जाते हैं, जो कि आप पिछली क्लास में पढ़ चुके होंगे। यानी पदार्थ की जो हमारी ठोस मतलब सॉलिड अवस्था होती है, लिक्विड अवस्था होती है, और हमारी गैसियस अवस्था होती है। इसके साथ साथ पदार्थ की हमारी और अवस्था होती है जिसको हम लोग पदार्थ की चौथी अवस्था जिसको प्लाज्मा कहते हैं, और एक और अवस्था होती है जिसको बोस-आइंस्टाइन कहते हैं। तो ये 5 अवस्था में हमारे पदार्थ पाए जाते हैं। तो ये पदार्थ जो होते हैं जिनका एक क्या हो, भौतिक क्या हो, स्वरूप हो। पदार्थ किसे कहते हैं हम लोग, जिसका क्या हो, भौतिक स्वरूप हो। और इसके साथ साथ जिसका क्या हो, मास हो, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, द्रव्यमान कहेंगे।
तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, पदार्थ कहते हैं, जिसका मास हो या जिसका भौतिक स्वरूप हो। जैसे आप देखे होंगे कोई हमारे पास ठोस पदार्थ है तो उसका कुछ न कुछ स्वरूप, कुछ न कुछ उसकी आकृति होती है और उसका कुछ न कुछ द्रव्यमान होता है। तो ये पदार्थ की हमारी एक डिफिनीशन होती है। पदार्थ की 3 अवस्था होती है, ठोस, द्रव, गैस। चौथी अवस्था हमारी प्लाज्मा होती है और 5वीं अवस्था बोस-आइंस्टाइन होती है। तो दोस्तों ये जो पदार्थ होते हैं ये क्या होते हैं, छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। छोटे छोटे क्या होते हैं, हमारे कणों से मिलकर बने होते हैं और इन्हीं कणों को हम लोग क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। सबसे छोटा जो कण होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं, यानी एटम कहते हैं। सबसे छोटा कण हमारा क्या होता है, परमाणु होता है। और इन्हीं परमाणु से मिलकर दोस्तों हमारा बनता है अणु, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल कहते हैं। तो ये देखिए जो हमारा पदार्थ का सबसे छोटा कण होता है उसको परमाणु कहते हैं। और आप सभी को पता होगा कि जो परमाणु होता है इसका क्या होता है, अपना नाभिक होता है। यानी प्रत्येक जो परमाणु होते हैं इनका क्या होता है, अपना नाभिक होता है। और इसी नाभिक में यानी इसी न्यूक्लियस में हमारे क्या होते हैं, प्रोटॉन और क्या होते हैं, हमारे न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। कैमरे से बाहर नहीं जा रहा है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। और इस नाभिक के चारों तरफ क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। नाभिक के चारों तरफ क्या होते हैं, आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर मैं आपको बताऊं तो कोई अगर हमारे पास पदार्थ है, पदार्थ का जो सबसे छोटा कण होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, परमाणु कहेंगे। परमाणु का क्या होगा, अपना नाभिक होगा। ये क्या है, आप इसको अगर आप नाभिक कहेंगे, यह आपका नाभिक है। तो इस नाभिक में क्या होते हैं दोस्तों, मैंने बताया आपको, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। और ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये नाभिक के चारों तरफ, ऐसे नाभिक के चारों तरफ दीर्घवृत्तीय कक्षा में हमारे क्या होते हैं, चक्कर लगाते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये क्या होते हैं, सेल में होते हैं। सेल, ये जो आपकी कक्षा होती है इसको हम लोग क्या कहते हैं, कक्षा या क्या कहेंगे, सेल कहेंगे। और इसी सेल में हमारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसी सेल में हमारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। और जो एक कक्षा होती है इसको हम लोग K-L-M-N इस तरह से नाम देते हैं। जो हमारी समांतर पहली कक्षा होती है उसको K कहते हैं, दूसरी जो कक्षा होती है उसको L कहते हैं, तीसरी जो कक्षा होती है उसको M कहते हैं और जो चौथी कक्षा होती है उसको N। इस तरह से हम नाम देते हैं। और इस कक्षा में, इस सेल में जो हमारे इलेक्ट्रॉन भरते हैं वह 2n² के हिसाब से भरते हैं, जहाँ n क्या है, नंबर्स ऑफ हमारे क्या होते हैं, सेल होते हैं, सेल की संख्या होती है। तो दोस्तों अब हमें बात करना है कि जो हमारे ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके बारे में हमें बात करनी है। तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं अगर यही क्या हो, मूवेबल कंडीशन में आ जाए, यानी इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, गतिशील हो जाए, तो इनकी गति के कारण ही हमारी क्या होती है, वैद्युत धारा बहती है या वैद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो ये वैद्युत धारा यानी जो वैद्युत होती है, जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, इसकी डिफिनीशन आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी जो हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन इसको शॉर्ट में हम लोग इस तरह से भी लिखते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दर को हम लोग क्या कहते हैं, दर को वैद्युत धारा कहते हैं, वैद्युत धारा कहते हैं, वैद्युत धारा कहते हैं। इसको हम लोग समानता I से प्रदर्शित करते हैं। I बराबर क्या होता है, dQ/dt होता है। I बराबर क्या होता है, dQ/dt। ये Q जो होता है इसको हम लोग चार्ज कहते हैं। Q हमारा क्या होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, चार्ज कहते हैं। और ये T जो होता है ये क्या होता है, समय होता है। तो जो वैद्युत धारा होती है वह किसके बराबर होती है, dQ/dt के बराबर होती है। इसकी यूनिट आपको पता होना चाहिए कि चार्ज की यूनिट जो होती है वह कूलम होती है और जो समय होता है उसको हम लोग किस में लेते हैं, टाइम या सेकेंड में लेते हैं, यानी कूलम पर सेकेंड ये हमारी वैद्युत धारा की यूनिट होती है। और दूसरी यूनिट क्या होती है, इसकी एम्पियर होती है। दूसरी यूनिट आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों इसके बारे में हम लोग और चर्चा करेंगे, अभी बहुत ज़्यादा डिटेल में हम लोग नहीं जा रहे हैं। ये वैद्युत धारा की जो मूलभूत अवधारणा है इसमें आपको मैंने वैद्युत के बारे में बताया। ये वैद्युत जो होती है
इसको बहने के लिए क्या क्या कंडीशन होती है ये सब आगे हम लोग देखेंगे। इसके बाद जो हमारा रजिस्टेंस क्या होता है, कंडक्टेंस क्या होते हैं, ठीक है, वोल्टेज क्या होता है, वोल्टेज डिफरेंस क्या होते हैं, इन सभी के बारे में हम लोग और आगे चर्चा करेंगे। क्योंकि यह हमारी पहली क्लास है, इसमें हम लोग हर टॉपिक के बारे में थोड़ा थोड़ा चर्चा करेंगे, इसलिए यह वैद्युत धारा के बारे में हम लोग इतना ही चर्चा करेंगे। आगे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होता है दोस्तों, जिसको हम लोग डीसी परिपथ कहते हैं, इसके बारे में हम लोग थोड़ी सी बातें देखेंगे। डीसी परिपथ, अब आप जानते हैं कि डीसी परिपथ क्या होता है, यानी डीसी परिपथ पढ़ने से पहले मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले आप जानिए कि परिपथ क्या होता है। परिपथ, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सर्किट कहते हैं। सर्किट, परिपथ को हम लोग क्या कहते हैं, सर्किट कहते हैं। तो आप यहां पर देखिए, परिपथ दो शब्द से मिलकर बना है, परिधन क्या, पथ। पथ का मतलब क्या होता है दोस्तों, रास्ता। पथ का मतलब क्या होता है, रास्ता। और रास्ता जो होता है, आप जानते हैं कि रास्ते जो होती हैं वह किसी के आवागमन के काम में आते हैं। जैसे ट्रेन को जाने के लिए उसका अलग रूट होता है, बस को जाने के लिए अलग रूट होता है, अलग रास्ते होते हैं। उसी तरह से वैद्युत धारा जिस रास्ते से होकर बहती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, परिपथ कहते हैं। परिपथ यानी सर्किट कहते हैं। जैसे आप देखे होंगे कि जो वैद्युत धारा होती है यह कहीं भी फ्लो नहीं करती, कहीं भी प्रवाहित नहीं होती है। जो आप अपने घर पर आप देखे होंगे कि आप घर पर फैन लगाए हैं या ट्यूबलाइट लगाए हैं, तो उसके लिए तार लेकर जाते हैं। तो तार या जो वायर होते हैं वो हमारे एज ए कंडक्टर की तरह काम करते हैं वैद्युत धारा को प्रवाहित होने के लिए, और उसी को हम लोग क्या कहते हैं, परिपथ कहते हैं। यानी परिपथ की अगर आप परिभाषा या डिफिनीशन कहें तो एक ऐसा पथ जिससे हमारी क्या हो, जिससे वैद्युत धारा हमारी क्या हो, प्रवाहित हो, वैद्युत धारा प्रवाहित हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, परिपथ कहते हैं या सर्किट कहते हैं। और वैद्युत धारा को प्रवाहित होने के लिए ये परिपथ बहुत जरूरी है। कैसा होना चाहिए, क्लोज, यानी बंद परिपथ होना चाहिए। क्लोज का मतलब क्या होता है, बंद परिपथ। तो दोस्तों परिपथ हमारे बंद परिपथ होते हैं, ओपन परिपथ होते हैं यानी खुला परिपथ होते हैं। तो ये आपको वैद्युत धारा प्रवाहित होने के लिए जो हमारे परिपथ होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, क्लोज परिपथ होना चाहिए। जैसे मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर एक मान लीजिए कि मैंने एक बैटरी सोर्स लिया और इस बैटरी सोर्स को, ये हमारा प्लस टर्मिनल, ये माइनस टर्मिनल, इसको हमने क्या किया, एक स्विच यहाँ पर आप लगा दीजिए और यहाँ पर एक लोड आप कनेक्ट कर दीजिए। ऐसे यह लोड आपका क्या है, इसको आप बल्ब कंसीडर करिए और ये आपकी स्विच है। तो दोस्तों यह स्विच जब तक ओपन रहेगी, जब तक क्या रहेगी, खुला रहेगा, तब तक इस बल्ब में कोई करंट नहीं बहेगी और बल्ब हमारा ऑपरेशन में नहीं आएगा, नहीं बल्ब कोई हमें प्रकाश नहीं देगा। और जैसे ही इसको हम क्या करेंगे, क्लोज करेंगे, स्विच को हम क्लोज करेंगे तो ये परिपथ हमारा बंद हो जाएगा और इसी के माध्यम से हमारी वैद्युत धारा फिर इसमें प्रवाहित होगी और वैद्युत धारा के कारण ही हमारी क्या होती है, यहाँ ये बल्ब हमारा क्या होता है, ग्लो करता है। क्योंकि वैद्युत धारा के बहुत सारे प्रभाव होते हैं, आपको आगे पढ़ने को मिलेगा। वैद्युत धारा का हीटिंग इफेक्ट जो होता है जूल के नियम पर आधारित होता है। और जूल का नियम क्या कहता है कि अगर कोई रजिस्टेंस है, अगर एक कोई रजिस्टेंस है जिसका कुछ रजिस्टेंस हमने मान लिया R है, अगर इसमें कोई करंट बह रही है तो इस रजिस्टेंस में क्या होता है, जूल के नियम के अनुसार हीट पैदा होती है और हीट का मान हम लोग I²RT के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। I²RT के द्वारा हम लोग ज्ञात कर सकते हैं कि इस रजिस्टेंस में कितना हीट पैदा हुआ है। और हीटिंग इफेक्ट पर बहुत सारे इक्विपमेंट हमारे काम करते हैं। जैसे आप देखे होंगे कि आपके घर पर हीटर लगाया गया है, गीजर लगाया गया है, समझ रहे हैं, वो क्या करते हैं, वैद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदलने का काम करते हैं। तो ये हमारी, आपको इतना मैंने आपको बताया परिपथ क्या होता है। उम्मीद है कि आपको परिपथ समझ में आया होगा। परिपथ होता क्या है, एक परिपथ एक ऐसा पथ होता है जिससे होकर हमारी क्या होती है, वैद्युत धारा प्रवाहित होती है। और परिपथ कैसा होना चाहिए,
क्लोज होना चाहिए, बंद होना चाहिए, तभी हमारी क्या होगी, वैद्युत धारा प्रवाहित होगी। अन्यथा अगर परिपथ हमारा खुला है तो वैद्युत धारा प्रवाहित हमारी नहीं होगी। अब उसके बाद हम लोग परिपथ हमने देख लिया, अब हमको देखना है क्या, डीसी परिपथ। डीसी, तो सबसे पहले डीसी परिपथ को पढ़ने से पहले आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि डीसी होती क्या है, डीसी क्या होता है। हाँ, डीसी मतलब इसको आप डीसी को हम लोग क्या कहते हैं, डायरेक्ट करंट कहते हैं। डीसी को हम लोग क्या कहते हैं, डायरेक्ट करंट कहते हैं। क्या आपको पता है कि इसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, डीसी को हम लोग क्या कहते हैं, डायरेक्ट करंट, और हिंदी में क्या कहते हैं, दिष्ट धारा कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं, दिष्ट धारा कहते हैं। दोस्तों ये डीसी जो हमारी करंट होती है, जो डायरेक्ट करंट होती है, ये हमें मिलती कहाँ से है, मिलती कहाँ, इसके सोर्स क्या है बताइए, सोर्स क्या है। सोर्स पहला हमारे क्या है, बैटरी, है ना। दूसरा सोर्स हमारे पास क्या होते हैं, सेल। और अगर हम अदर सोर्स की बात करें तो हमारे जो डीसी जनरेटर होते हैं, है ना, डीसी जनरेटर, ये हमारे डीसी के क्या होते हैं, सोर्स होते हैं। तो इसके द्वारा हम लोग डीसी प्राप्त कर सकते हैं। डीसी मतलब बैटरी के द्वारा, आपके घर पर जो बैटरी लगाई गई है, इन्वर्टर के साथ जो बैटरी लगी होती है, उसके साथ जो हमारे सेल होते हैं इसके, या जो हमारे कोई डीसी जनरेटर है, तो इसके द्वारा हम लोग ये डीसी करंट यानी डायरेक्ट करंट प्राप्त करते हैं। अब इस डीसी करंट के बारे में 2-3 बातें आपको पता होना चाहिए, 2-3 बातें आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। क्या, पहली बात कि ये डीसी होती है, डीसी में हमारी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति क्या होती है, जीरो होती है, जीरो होती है। डीसी में फ्रीक्वेंसी कितना होती है, जीरो, यानी डीसी में फ्रीक्वेंसी होती ही नहीं है। तो आप कहेंगे फ्रीक्वेंसी कहाँ से बड़ा आ गई, फ्रीक्वेंसी क्या होती है ना। तो यह फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इसको आप सबसे पहले जान लीजिए। जो फ्रीक्वेंसी होती है ये क्या होती है, यानी जो हमारी करंट होती है दोस्तों, सबसे पहले हमारी जो करंट होती है वह 2 तरीके की होती है। एक हमारी क्या होती है, डीसी, और दूसरी क्या होती है, एसी। अभी हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं, इसी डीसी यानी डायरेक्ट करंट के बारे में पढ़ रहे हैं, डीसी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये जो डीसी होती है, यह इसको हम लोग क्या कहते हैं, कांस्टेंट करंट कहते हैं। कांस्टेंट करंट यानी स्थिर वैद्युत कहते हैं, स्थिर वैद्युत कहते हैं। डीसी करंट यानी कांस्टेंट करंट यानी स्थिर वैद्युत। तो यह जो हमारी एसी करंट होती है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, अल्टरनेटिंग करंट यानी प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिंग करंट। तो अब इन दोनों में अंतर क्या है, देखिए दोस्तों, जो डीसी करंट होती है, डीसी करंट का जो मैग्नीट्यूड होता है वह कांस्टेंट होता है, इसलिए हम लोग इसको कांस्टेंट करंट कहते हैं। ये हमारी समय है, और इसी समय पर हमने कोई करंट ले लिया आई, और ये करंट कैसी है, डीसी। तो डीसी करंट हमारी क्या होती है, कांस्टेंट मैग्नीट्यूड की होती है। कांस्टेंट यानी इसका मान हर समय क्या होता है, नियत होता है। और जो हमारी एसी करंट होती है, एसी जो करंट होती है, इसका मान क्या होता है, हर समय बदलता रहता है। इस तरह से, इस तरह की नेचर वाली जो हमें करंट होती है वह हमारी क्या होती है, एसी होती है। कहीं भी अगर आप एसी इक्विपमेंट देखेंगे तो जो एसी का सिंबल होता है वह कुछ इस तरह का होता है, यानी ये जो सिंबल है ये बताता है कि ये जो इक्विपमेंट है वह एसी पर काम करेगा, है ना। और जो डीसी पर कोई अगर इक्विपमेंट है तो उस पर आपको सीधे सीधे इस तरह से बनाया रहेगा, यानी वह क्या हमारे डायरेक्ट लाइन को शो कर रहा है ना। तो कोई इक्विपमेंट है अगर इस तरह का उस पर सिंबल बनाया गया है तो वो हमारी कैसी करंट यानी कैसी वोल्टेज पर ऑपरेट होगा, उसको ऑपरेट करने के लिए एसी वोल्टेज या करंट की आवश्यकता होगी। वहीं पर जो हमारे डीसी वोल्टेज होगा उसका सिंबल क्या होता है, ऐसा होता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है, ये जो हमारा ये जो फेजर आपको देख रहे हैं, वेव फॉर्म देख रहे हैं, वेव देख रहे हैं, ठीक है। यानी इसी को हम लोग क्या कहते हैं, जो फ्रीक्वेंसी होती है इसकी डिफिनीशन होती है 1 सेकेंड में
1 सेकंड में किए गए चक्करों की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, संख्या को फ्रीक्वेंसी कहते हैं। यानी साइकिल पर सेकेंड, 1 सेकेंड में ये जो जितने साइकिल पूरा हो रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक एक साइकिल हमारे होते हैं, फिर यहाँ से यहाँ तक दूसरा साइकिल, फिर आगे तीसरा साइकिल, आगे इस तरह से हमारे क्या होते हैं, साइकिल बढ़ते चले जाते हैं। तो 1 सेकेंड में जितने साइकिल पूरे होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और डीसी में हमारी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी नहीं होती है। जो एसी यानी जो एसी की स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी होती है वो कितना होती है, 50 हर्ट्ज होती है। तो इस तरह से आपको थोड़ा बहुत जानकारी डीसी परिपथ के बारे में होना चाहिए। इसी में हम लोग डीसी परिपथ पढ़ेंगे तो इसमें हम लोग ओम्स का नियम पढ़ेंगे, किरचॉफ्स का नियम पढ़ेंगे और इसमें कुछ स्पेशल थ्योरम हम लोग पढ़ेंगे जिसकी सहायता से डीसी परिपथ को हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। स्पेशल थ्योरम का मतलब जैसे इसमें सुपरपोजिशन थ्योरम क्या होती है, नॉर्टन थ्योरम क्या होती है, थेवेनिन थ्योरम क्या होती है ना, या मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम क्या होती है। ये सब थ्योरम जो होती है इसकी सहायता से हम लोग किसी भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को आसानी से क्या कर लेते हैं, हल कर लेते हैं, जो कि डीसी परिपथ के बारे में आपको पढ़ना है। नेक्स्ट हमारा जो है बैटरी एवं सेल। आप सभी लोग बैटरी एवं सेल के बारे में जानते होंगे। जो सेल होता है दोस्तों, यह क्या होता है, एक सूक्ष्मतम यानी स्मॉलेस्ट यूनिट होती है बैटरी की, समझ रहे हैं। यानी जो सेल होता है यह क्या होती है, लघुत्तम यूनिट होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट होती है किसी भी हमारी बैटरी के लिए। इन्हीं सेल से मिलकर हमारे क्या होते हैं, बैटरी बनती है। दोस्तों ये जो सेल होते हैं, सेल का सिंबल क्या होता है आपको मैं बता दूं कि चूँकि ये छोटी छोटी बातें हैं आप सबको पता होना चाहिए। जो सेल होता है, जैसे आप जानते हैं कि हमारा शरीर है ना, हमारा जो शरीर कैसे मिलकर बना है, सबसे पहले हमारा जो शरीर है, जो सबसे छोटी इकाई होती है हमारे शरीर की, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। हमारे शरीर की जो सबसे छोटी इकाई उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेल। और सेल से ही हम लोग, सेल से मिलकर हमारे क्या बनते हैं, टिश्यू बनते हैं, यानी ऊतक बनते हैं। क्या बनते हैं, ऊतक, है ना। ऊतक से मिलकर हमारे क्या बनते हैं, अंग बनते हैं। ऊतक से मिलकर क्या बनते हैं, अंग बनते हैं। और अंग से मिलकर हमारे क्या बनते हैं, अंग तंत्र बनते हैं, अंग तंत्र बनते हैं। और अंग तंत्र से मिलकर हमारा क्या बनता है, पूरी बॉडी, यानी हमारा पूरा क्या बनता है, शरीर बनता है ना। तो जो सबसे छोटी इकाई होती है उसको हम लोग सेल या क्या कहते हैं, कोशिका। पढ़े हुए कोशिका। कोशिका क्या होती है, जंतु कोशिका, पादप कोशिका, है ना। इसी में माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, है ना। यह हमारे शरीर की सबसे छोटी हमारे क्या होती है, इकाई होती है। इसी में सारे फंक्शन हमारे क्रियान्वित होते हैं, सारा काम हमारे क्या होते हैं, इसी सेल में होते हैं। और इसी सेल से हमारे क्या बनते हैं, ऊतक बनते हैं। ऊतक मिलकर क्या बनते हैं, अंग बनाते हैं। और आप जानते हैं कि हमारा शरीर जो होता है अलग अलग अंगों से मिलकर बना होता है ना। जैसे हमारे शरीर का ये हाथ हमारा क्या है, एक अंग है। पैर हमारा क्या है, एक अंग है ना। आँख हमारा एक अंग है, नाक, हर अंग यानी हर अंग से मिलकर हमारे क्या बनते हैं, अंग तंत्र, जिसको हम लोग ऑर्गन सिस्टम कहते हैं, है ना। तंत्र यानी एक सिस्टम हो गया जो पर्टिकुलर एक काम को परफॉर्म करता है। जैसे हमारी जो आंखें देख रही हैं, इसका काम एक ही होता है, देखने का, है ना। तो इसको देखने के पीछे क्या लॉजिक है, एक पूरा एक सिस्टम हमारे शरीर के अंदर बना हुआ है। अगर हम खाना खा रहे हैं तो खाना हमारे मुख से होते हुए, ये हमारे ग्रसनी से होते हुए हमारे स्टमक में जाता है और वहाँ पर भोजन का क्या होता है, पाचन होता है, फिर उसका उत्सर्जन होता है। तो ये पूरा एक सिस्टम है ना। ये हमारा एक तंत्र है, इसके अकॉर्डिंग हमारा काम करता है। उसी तरह से अगर हम सांस ले रहे हैं तो सांस हमारा फेफड़े में जा रहा है, फिर फेफड़ों के द्वारा हमारा पूरे शरीर में हमारे एक ऑक्सीजन पहुंच रहा है, ठीक है। तो ये भी पूरा क्या हमारा सिस्टम है। ब्लड हमारे पूरे शरीर में हमारे क्या होते हैं, संचरित होते हैं। तो ये एक सिस्टम बना हुआ है। इसी प्रकार से जो हमारे डीसी सर्किट हो, सॉरी ये हमारा बैटरी हो या सेल हम लोग कह रहे हैं, जो सेल होता है ये छोटी इकाई होती है किसकी, बैटरी की। यानी बैटरी से ही सेल से ही मिलकर हमारे क्या होती हैं, बैटरी बनती है। बाकी आप सभी लोग देखे होंगे कि इस सेल का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं। आप देखे होंगे कि हमारे घर पर जो
LED टार्च आते हैं, उसमें छोटे छोटे सेल लगा दिए जाते हैं। तो जो सेल होते हैं, ये जो सेल का सिंबल होता है दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए। सिंबल, सिंबल ये क्या होता है? अगर कुछ इस तरह की चीज़ें आपको दिख रही हैं प्लस माइनस, तो ये किसका सिंबल है? सेल का। ये किसका सिंबल है? सेल का। अगर हम आपको बैटरी बताएं, बैटरी अगर कुछ यही इस तरह से हो जाए, यानी कई सेल अगर आपको जुटे हुए दिख रहे हैं, तो ये किसका सिंबल हो गया? आपका बैटरी का। तो ये दो चीज़ें आपको पता होना चाहिए, बाकी और इसमें हम लोग चर्चा करेंगे आगे। अब इसी के बाद हमारी जो है यह मैग्नेटिक सर्किट है। मैग्नेटिक सर्किट के बारे में मैं आपको थोड़ी सी जानकारी बताना चाहूँगा कि जितने भी मशीनें होती हैं, जितने भी रोटेटिंग मशीनें होती हैं, वह सभी के सभी क्या होती हैं? मैग्नेटिक इफेक्ट पर काम करती हैं। जैसे आपका कोई घर पर मोटर लगा हुआ है, मोटर चल रहा है, तो उसको चलाने के लिए कोई उसके अंदर बैठा नहीं है। मैग्नेटिक सर्किट में होता क्या है कि यहाँ पर मैग्नेट बनते हैं, और मैग्नेट बनता है तो कहीं भी मैग्नेट है तो आप जानते होंगे कि मैग्नेट में क्या होते हैं? पोल होते हैं, ध्रुव होते हैं। समझ रहे हैं कि नहीं? मैग्नेटिक सर्किट में सबसे पहले आपको क्या पढ़ना होता है? मैग्नेट के बारे में पढ़ना होता है। किसके बारे में? मैग्नेट। मैग्नेट को हम लोग क्या कहते हैं? चुंबक, है ना? मैग्नेट को क्या कहते हैं? चुंबक। तो चुंबक के बारे में आपको पता होगा थोड़ा बहुत कि ये जो चुंबक होता है ना, चुंबक जो होते हैं, इसके अंदर वह गुण होता है जो चुंबकीय पदार्थ को अपनी तरफ क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। चुंबकीय पदार्थ को अपनी तरफ क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। तो यह मैग्नेट के अंदर क्या होता है? गुण होता है। और मैग्नेटिक मटेरियल क्या होते हैं? मैग्नेटिक मटेरियल क्या होते हैं? चुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं? यानी वे पदार्थ जो मैग्नेटिज्म के गुण को दर्शाते हैं, मैग्नेटिज्म के गुण को दिखाते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? मैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं, यानी चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। मैग्नेटिक मटेरियल का मतलब आपके चुंबकीय पदार्थ, चुंबकीय पदार्थ। तो दोस्तों ये आप पढ़े होंगे कि जो चुंबकीय पदार्थ होते हैं वह कितने तरीके से होते हैं? बताइए। 3 तरीके के होते हैं। एक हमारा फेरो मैग्नेटिक मटेरियल, दूसरा पारा मैग्नेटिक मटेरियल, और तीसरा हमारा क्या होता है? डाया मैग्नेटिक मटेरियल। फेरो मैग्नेटिक मटेरियल वह चुंबकीय पदार्थ होते हैं जिसमें मैग्नेटिज्म का गुण बहुत अधिक होता है। वह बहुत ही आसानी से किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल को अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं, तो उन्हें हम लोग फेरो मैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। और यही गुण जब ऐसे पदार्थ में जिसमें मैग्नेटिज्म का गुण थोड़ा कम हो, किससे? फेरो मैग्नेटिक मटेरियल से, उसको हम लोग पारा मैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। और ऐसे पदार्थ जिसमें मैग्नेटिज्म का गुण होगा ही नहीं करे, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? डाया मैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। जैसे डाया मैग्नेटिक मटेरियल में आप जैसे लकड़ी है, लकड़ी को कितना भी चुंबकीय क्षेत्र में रख दें, प्लास्टिक है, प्लास्टिक को जितना भी आप चुंबकीय क्षेत्र में रख दें, है ना? अगर आपके पास कापर है, कापर को चुंबक के साथ लेकर जाएंगे तो नहीं चिपकेगा, लकड़ी को लेकर जाएंगे नहीं चिपकेगा, है ना? प्लास्टिक को लेकर जाएंगे नहीं चिपकेगा, कागज को लेकर जाएंगे नहीं चिपकेगा। लेकिन तो अगर कोई मैग्नेटिक मटेरियल को लेकर जाए चुंबक के पास, तो वो क्या कर लेगा? चिपक लेगा। तो ये हमारे जो डाया मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं, इसमें चुंबकत्व का कोई गुण नहीं होता है, और ये सबसे अच्छा चुंबक होते हैं, है ना? तो अभी हम लोग इसके आगे चर्चा करेंगे। तो दोस्तों जो चुंबक होते हैं, सबसे पहली बात कि चुंबक में क्या होते हैं? पोल होते हैं। क्या होते हैं? पोल। पोल का मतलब क्या होते हैं? ध्रुव। पोल का मतलब क्या होते हैं? ध्रुव। चुंबक में 2 पोल होते हैं। कौन कौन से? एक नॉर्थ पोल और दूसरा क्या? साउथ पोल, है ना? दूसरा क्या होता है हमारा? साउथ पोल। एक नॉर्थ पोल, दूसरा साउथ पोल। तो जो नॉर्थ पोल होता है इसको हम लोग उत्तरी ध्रुव, और इसको हम लोग क्या कहते हैं? दक्षिणी ध्रुव कहते हैं, है ना? उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। इन्हीं पोलों में क्या होती हैं? इन्हीं पोल जो होते हैं, इन्हीं पोलों की वजह से हमारी कोई मशीन क्या होती है? काम करती है। कोई मशीन मैग्नेटिक इफेक्ट पर काम कर रही है, यानी उसमें पोल बन रहे हैं दोस्तों। और आपको ये पता होगा कि पोल में क्या होते हैं? कुछ फोर्स क्रिएट होता है समान पोल पर। जैसे आपको इसकी जो पोल की प्रॉपर्टी होती है, ये भी मैं आपको बता दूं। जो पोल होते हैं, जो समान पोल होते हैं, समान पोल का मतलब नॉर्थ और
नॉर्थ पोल या साउथ और साउथ पोल, इसको हम लोग क्या कहेंगे, सेम पोल यानी समान, सेम पोल यानी समान ध्रुव कहेंगे। और ये समान ध्रुव जो होते हैं एक दूसरे पर रिपल्सन का फोर्स लगाते हैं, प्रतिकर्षण का बल लगाते हैं। और जो विपरीत ध्रुव होते हैं यानी जैसे नॉर्थ या साउथ, ये एक दूसरे पर अट्रैक्शन का फोर्स लगाते हैं। ये क्या करते हैं, रिपल्सन का फोर्स लगाते हैं यानी प्रतिकर्षण बल लगाते हैं, और ये अट्रैक्शन यानी आकर्षण बल लगाते हैं। कभी देखे होंगे चुंबक को आप तोड़ दीजिए, तो चुंबक को जब तोड़ देंगे तो उसमें क्या होता है कि सेम पोल अगर एक दूसरे के सामने आएंगे तो वो चिपकेंगे नहीं एक दूसरे की तरफ, वो एक दूसरे से दूर भागेंगे, है ना। लेकिन तो अपोजिट पोल अगर वहाँ पर है तो वो एक दूसरे पर क्या हो जाएंगे, चिपक जाएंगे। तो वही अट्रैक्शन का फोर्स लगता है, और जब एक दूसरे से दूर भागते हैं तो रिपल्सन का फोर्स इस पर लगता है। बाकी एक और मैग्नेटिज्म सर्किट के बारे में हम लोग जब इसके बारे में पढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे। अब आगे हमारा क्या हो गया, नेक्स्ट AC परिपथ। अब AC परिपथ में मैंने आपको बताया कि जो AC होती है इसमें क्या होती है, सबसे पहली बात कि क्या होती है, हमारी फ्रीक्वेंसी होती है। AC परिपथ में हम लोग AC परिपथ के बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे तो सबसे पहले AC की परिभाषा या डिफिनीशन क्या होती है, या इसका फुल फॉर्म क्या होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अल्टरनेटिंग करंट यानी प्रत्यावर्ती धारा। अब प्रत्यावर्ती धारा यानी जिसको हम लोग क्या कहते हैं, AC करंट कहेंगे। तो अब देखिए ये करंट होती क्या है, यहाँ पर देखिए आगे पीछे लिखा गया अल्टरनेटिंग करंट। और करंट का मतलब क्या हो, जो क्या हो, अल्टरनेट का मतलब क्या हो, जो चेंज होता हो, ऐसी करंट जिसमें क्या हो, परिवर्तन हो। अल्टरनेटिंग का मतलब क्या होता है, देखो प्रत्यावर्ती माने जिसको आप देखेंगे तो ये वर्ती का मतलब परिवर्ती टाइप की नेचर होती है, जिसका मान क्या हो, परिवर्तित होता हो। तो यानी इसकी डिफिनीशन क्या होती है, एक ऐसी करंट यानी एक ऐसी करंट जिसका मैग्नीट्यूड यानी परिमाण और डायरेक्शन दोनों समय के साथ बदलता हो, समय के साथ क्या हो, बदलता हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, AC करंट कहते हैं। यानी एक ऐसी करंट जिसका मैग्नीट्यूड और परिमाण, मैग्नीट्यूड और क्या उसकी जो डायरेक्शन होती है दोनों समय के साथ साथ क्या हो, बदलता हो। यानी देखो मैं यहाँ पर एक करंट बना दिया, जो यहाँ पर टाइम है और यहाँ पर मैंने एक करंट ले लिया, ठीक है। यानी इस तरह की जो हमारी करंट होती है, यहाँ पर अगर आप इसको देखेंगे तो इसका जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड हर समय क्या हो रहा है, हर समय क्या हो रहा है, बदल रहा है। देखो यहाँ पर इसका कुछ मैग्नीट्यूड और है, यहाँ पर कुछ और है, यहाँ पर कुछ और है, यहाँ पर अधिकतम हो गया, फिर धीरे धीरे क्या हो गया, कम होने लगा, है ना। तो इसका मैग्नीट्यूड हमेशा क्या हो रहा है, बदल रहा है, और इसकी दिशा भी क्या हो रही है, जो डायरेक्शन है वो भी क्या हो रही है, बदल रही है। तो ये जो ऊपर वाली दिशा है इसको हम लोग पॉजिटिव साइकिल कहते हैं, और जो नीचे वाली जो दिशा होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, नेगेटिव साइकिल। और पूरी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव साइकिल, ये हाफ साइकिल मिलकर पूरी एक साइकिल हमारी बनती है। तो इसकी दिशा भी क्या हो रही है, चेंज हो रही है, और इसका मैग्नीट्यूड भी क्या हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है। इसलिए ऐसी करंट जिसका मैग्नीट्यूड और दिशा दोनों समय के साथ साथ विथ रिस्पेक्ट टू टाइम यानी समय के साथ साथ क्या हो, परिवर्तित होता हो, उसको हम लोग AC करंट कहते हैं। दूसरी बात कि इसकी फ्रीक्वेंसी होती है, समझ रहे हो कि नहीं, AC में क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है। क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है। और एक चीज़ हमेशा आप ध्यान रखेंगे, जो इंडिया की जो स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी है, स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी जो है वह कितनी होती है, 50 हर्ट्ज होती है ना। जो भारत की स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी होती है वह कितना होती है, 50 हर्ट्ज होती है। तो हर्ट्ज एक तो ये यूनिट हो गई, दूसरी यूनिट क्या होती है, साइकिल पर सेकेंड। फ्रीक्वेंसी की 2 यूनिट होती है, आपको पता होना चाहिए, हर्ट्ज या साइकिल पर सेकेंड। तो दोस्तों ये AC होती है। अब AC किन किन फैक्टर पर डिपेंड करती है यह आपको इस चैप्टर में पढ़ना है, बाकी और ज़्यादा मैं आपको नहीं बताऊंगा। फिर लास्ट में हमारा क्या बचा है 3 फेज
सिस्टम यानी 3 कली प्रणाली, जो कि आप देखे होंगे कि जो 3 फेज सिस्टम होता है वह हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे कमर्शियल कंज्यूमर होते हैं, कमर्शियल कंज्यूमर जो व्यवसाय को भोक्ता होते हैं वह 3 फेज सिस्टम का प्रयोग करते हैं। उनको 3 फेज की सप्लाई चाहिए होती है ना। तो इसके 3 फेज सप्लाई का क्या नेचर है, इसमें हम लोग सामान्यतः RYB 3 फेज कंसीडर करते हैं। और जो हमारे लोड होते हैं या जो सोर्स होते हैं उसको बारे में हम लोग चर्चा करते हैं कि अगर हमारे लोड हैं तो उनका कनेक्शन कैसा होना चाहिए, अगर हमारे पास सोर्स हैं तो उनका कनेक्शन हमारे कैसा होना चाहिए, लोड को हम लोग कैसे कनेक्ट करेंगे सोर्स के साथ, इसका कनेक्शन थोड़ा बहुत हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे, या साथ साथ स्टार कनेक्शन या डेल्टा कनेक्शन क्या होती है और इसमें रिलेशन क्या होता है, ये सब चीज़ें हम लोग 3 फेज सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो ये पूरा एक चैप्टर है, एक सिनेरियो, एक सिलेबस है आपका BEE का, जिसके बारे में आपको पढ़ना है, जो कि मैंने आपको थोड़ा थोड़ा सबके बारे में बताने की कोशिश किया। बाकी आपको पूरा चैप्टर पढ़ना है। पहला विद्युत की मूलभूत अवधारणा, दूसरा DC परिपथ क्या होता है, तीसरा बैटरी एंड सेल क्या होती है, चौथा चुंबकीय परिपथ क्या होता है, AC परिपथ क्या होता है और 3 फेज सिस्टम क्या होता है। उम्मीद है दोस्तों कि आपको समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।